डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन डिस्टेंस लिखिए। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। फिर से एक बार 3D फिगर बनाना पड़ेगा, फटाफट देख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, बस 1 मिनट। ये मेरा वेक्टर है, ठीक है। ये मान लेते हैं ओ पी वेक्टर है ना। शॉर्ट में इसको आर वेक्टर नाम दे देते हैं, ठीक है। देखिएगा डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। इसको देखिए, ठीक है। ये ओपी वेक्टर है। फिर से वही चीज, कौन सा वेक्टर लेते हैं, ये बॉडी डायगोनल दिख रहा है, ये ओपी वेक्टर। पी दिख रहा है कहाँ है ना, वहां पे। ये अपना ओ ओरिजिन था, है ना। तो एक्स एक्सिस से मान लिया एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, बीटा। और जेड एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, गामा। उसी के कॉस वैल्यू को, किसको, कोसाइन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीसी ऑफ वेक्टर या डीसी ऑफ लाइन। अब ध्यान समझिए, कुछ मुश्किल नहीं, ये दिखा दे रहा हूँ। ये एंगल मान लिया कितना, अल्फा। ये एंगल दिख रहा है, ये वाई से ये कितना है, बीटा। और ये जेड से कितना है, गामा, ठीक है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर का डायरेक्शन कितना होता है, 1, तो उसका 1 डीसी होगा। लेकिन लाइन का डायरेक्शन कितना होता है, 2। एग्जैक्टली, इधर ये भी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन है, तो उससे कितने डीसी होंगे, 2। एक कॉस अल्फा था, दूसरा क्या होगा बताओ, एक माइनस कॉस अल्फा का। लेकिन क्यों, क्योंकि दूसरा एंगल कितना बनेगा, पाई माइनस अल्फा। तो वो कितना होगा, कॉस पाई माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा। तो ये वेक्टर के कितने डीसी हो गए, 1। लेकिन लाइन के कितने डीसी होंगे, 2। प्लस माइनस कॉस अल्फा, प्लस माइनस कॉस बीटा और प्लस माइनस कॉस गामा। ये किसका हो गया, लाइन का। तो लाइन हैज 2 डीसी, लाइन हैज 2 डीसी। सिंपल सिंपल, एकदम बहुत सिंपल सिंपल वर्ड में सीखेंगे, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना बिल्कुल, है ना। तो लाइन के पास कितने डायरेक्शन कोसाइन होंगे, 2 होंगे, क्योंकि इसका पास डायरेक्शन 2 है। तो 2 डायरेक्शन है तो 2 डीसी होंगे, 2 डायरेक्शन कोसाइन होंगे। वेक्टर के पास एक ही डायरेक्शन होता है, तो उसका 1 डीसी होगा। अब ध्यान से इधर 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 दिखेगा, ठीक है। ये ओपी वेक्टर, ये दिख रहा है ओपी वेक्टर, है ना। ये वाला एंगल कितना है, अल्फा। ये वाला एंगल कितना है, अल्फा। एक्स एक्सिस एंगल कितना है ना। अब अगर ध्यान से देखेंगे, ऐसे ऐसे ट्रायंगल बनाना, ये वाला लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन फिल कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पर नाम दे दे रहा हूँ ओ ए, है ना, ओ ए। इसको क्या देता हूँ, बी। इसको देता हूँ सी, थोड़ी देर के लिए, है ना। मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, पी ए को ज्वाइन कर रहा हूँ, पी ए को ज्वाइन कर रहा हूँ। आप बताना, ओ पी ए क्या बन गया, ट्रायंगल ओ पी ए। देख पा रहे हैं क्या, कोई बता सकता है ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल सोच के बता दो, ये एंगल कितना होगा। इसमें इमेजिन करोगे तो दिख जाएगा। इसमें इमेजिन करो, ओ कहाँ है, पी कहाँ है, ए कहाँ है, और फिर बताओ ये एंगल कितना होगा, ओ ए और पी ए के बीच में एंगल कितना बनेगा। सोचो, फिर से क्या बोल रहा हूँ, ऐसे सोचेंगे तो नहीं दिखेगा। यहाँ 3D फिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ फिल करो, ओ कहाँ है, ए कहाँ है, पी कहाँ है, और फिर फिल करो कि ये लाइन और इस लाइन में कितना एंगल आएगा। तो बोलता रहा हूँ, ओ कहाँ है, ये ओ है, ए कहाँ है, ए कहाँ है नीचे, पी कहाँ है उधर। अब लाइन खींचो,
अल्फा के बारे में सोचो, अल्फा ये है ना, वो एंगल कितना बनेगा वहां पे, उस कॉर्नर पे एंगल कितना बनेगा? फिर वही चीज, अरे गधेड़े, 1 2 3, तो ये एंगल अल्फा, वो एंगल नहीं मालूम, वो एंगल नहीं मालूम, वो एंगल तो दिख रहा है यार कितना है, 90 होगा, मतलब इतना इजी है, मतलब क्या सोच रहे हो, मुझे मालूम ही नहीं। अरे सीधा सा गधे, ये दीवार और वो दीवार दोनों 90 डिग्री पे है, कोई भी लाइन इसका लोगे एक उसका लोगे, दोनों का एंगल 90 ही बनेगा ना। कौन से एक लाइन इस दीवार पे है, दूसरा लाइन किस दीवार पे है, वो दीवार, एक लाइन इस प्लेन पे है, दूसरा लाइन उस प्लेन पे है, दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। अब तुम कोई भी लाइन ले लो, एंगल कितना बनेगा? 90। सीधी सी बात है, बेसिक्स नहीं समझते ना, प्रॉब्लम ये, एक लाइन मान लो इस प्लेन में लाइन है, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर ये प्लेन है, ये लाइन है, एंगल कितना बना? एंगल कितना बना? अरे गधे अभी भी 90 सोच रहा, अब 90 कैसे होगा? अरे भाई इस प्लेन में ले रहे, ये एंगल तो हमेशा 90 ही रहेगा। चलिए अब समझेगा, अब 90 दिख रहा है, मैं इसको घुमा रहा हूं तो एंगल चेंज हो जाएगा क्या? अरे ये वाला एंगल चेंज होगा ना, ये एंगल तो हमेशा 90 ही रहेगा, तो ये तो चेंज होगा, क्योंकि अभी भी अगर मैं प्लेन में ही घुमा रहा हूं तो दो प्लेन आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है, तो ये कहीं भी लाइन ले लूंगा तो ये एंगल तो 90 ही रहेगा। आप कहीं भी घुमा दो, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। हाँ, प्लेन से बाहर ले जाएंगे तो एंगल चेंज करेगा। एक प्लेन इस एंगल पे है, एक लाइन इस प्लेन पे लाई कर ऐसे सोया हुआ है ना, दूसरा दो, समझ में आएगा, बुद्धि नहीं लगाते ना थोड़ा भी। हाँ अब समझ में आएगा। अभी एंगल कितना है? 90। अभी एंगल कितना है? एक सेकंड, अभी एंगल कितना दिख रहा 90, कितना दिख रहा है हमेशा? हाँ अब दिखा, है ना, क्योंकि आप प्लेन में ही हो और दोनों प्लेन ही आपस में कैसा है? परपेंडिकुलर। अब कोई भी लाइन ले लो, दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 90 होगा भाई, क्योंकि दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है ना। कोप्लेनर, ऐसा समझो ना, कोप्लेनर वेक्टर हो गया, कोई भी वेक्टर इस प्लेन में लूंगा तो क्या होगा? वो कोप्लेनर होगा। और उस प्लेन जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर। तो उस प्लेन पे अगर कोई वेक्टर लाई कर रहा है और एक इस प्लेन पे वेक्टर लाई कर रहा है, तो दोनों वेक्टर आपस में कैसे होंगे? हमेशा परपेंडिकुलर ही होंगे, कोई भी होगा तो, है ना। और ऐसे भी से बोला कि ऐसे इमेजिन करो तो एंगल कितना बनेगा? वो 90। अब यहाँ पे 90 नहीं दिख रहा है, अब आपको लगता हो कि ये 90 है, ये 90 है, ये वाला ये 90 होगा, ये 90 कैसे होगा? 90 से कम। अरे भाई ये पॉइंट बाहर है, ये प्लेन में नहीं है। कहाँ है? ये प्लेन के बाहर है। तो आप 3D में इस तरह से इमेजिन नहीं कर पाएंगे। एंगल कितना है? परपेंडिकुलर। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, है ना। अभी कैसे ज्वाइन करूँ इसको, है ना, बी से, ये दिख रहा है बी, बी दिख रहा है पॉइंट, यहां से अगर मैं पी को ज्वाइन करूं, एंगल कितना आएगा? 90। अब यहां सोचो, यहां सोचो, ऐसे ऐसे नहीं पता चल, यहां सोचो, ओ ये है, बी ये है, पी ये है, ठीक है, ओ बी और ये पी बी, एंगल दोनों के बीच कितना है? 90। अगेन एक लाइन इस परपेंडिकुलर इस प्लेन पे है, दूसरा लाइन उस प्लेन पे है, एंगल कितना बनेगा? 90। अब यहां पे देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तीसरा कौन सा दिखेगा बोलो? ये इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा? ये भी 90। कैसे? ओ ये है, सी ओ है, पी ओ है, तो दिख रहा है पी सी और ओ सी, कितना एंगल बनेगा? 90। अरे पी सी कहाँ है? ऊपर सीलिंग पे है, और ये ऐसे, दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा? हमेशा 90 बनेगा, है ना। एंगल कैसा बनेगा? 90, है ना। तो एक से समझ जाता है, बाकी तो अपन सिमेट्री ही लगाते हैं। तो ध्यान देना, ये जो ट्रायंगल बना है ना, क्योंकि हम कॉस अल्फा का वैल्यू निकालने वाले हैं, ये जो ट्रायंगल बना ओ ए पी, ये कितना है? 90 डिग्री। ये कितना है? आर, इसका लेंथ, मैग्नीट्यूड। ये एंगल कितना है? अल्फा। ये कितना है? एक्स। अगर पी का कोऑर्डिनेट मान लिया हमने एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ओ ए का लेंथ कितना होगा? अरे ओ ए का लेंथ कितना होगा? एक्स ही होगा ना भाई। फिर से वही पी के पास कैसे जाएंगे? एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ये दिख रहा है। ये जो यहां से यहां चल के आएंगे, ये और ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अरे यस और नो, ये दोनों क्या? पैरेललोग्राम। ये y, ये कितना है? यहां से यहां ये कितना है? x, फिर ये कितना है? y, है ना, और फिर ये कितना है? z, क्योंकि y एक्सिस ये है। कैसे चलेंगे हम p तक? यहां से चले x, अभी जो y चले, y तो मेरा ये है, लेकिन ये दोनों बराबर ही हो गया ना, है ना, y, और फिर वो z चले तो वो और ये दोनों बराबर ही हो गया ना, पैरेलल हो गया ना, ऐसे समझो, है ना। तो अगर मुझे p तक जाना तो कैसे जाना पड़ेगा? o a x, फिर a d और फिर d p,
अगर मुझे जाना हो तो एक्चुअल में ऐसे है, 3D में थोड़ा सा सोचने में दिक्कत होता है, इसलिए मैंने बोला रूम से सोचो कभी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। सामने 3D सोचो, ओ से ये गए, फिर ऐसे डी आए, और फिर डी से कहाँ गए, ई गए, ठीक है। तो ये लेंथ कितना हो गया x। अब बताना कॉस अल्फा कितना हो गया, कॉस अल्फा क्या x बाई गामा नहीं हो गया, सॉरी गामा बोल रहा हूँ, x बाई आर नहीं हो गया कॉस अल्फा। सिमिलरली कॉस बीटा कितना हो जाएगा, y बाई आर नहीं हो जाएगा। सिमिलरली कॉस गामा ये कितना हो जाएगा बोलो, z बाई आर नहीं हो जाएगा। लिखो जल्दी यहाँ तक, पहले वेक्टर का कर लेते हैं, लाइन का सिर्फ डबल कर देना बस, इतना ही होता है। लाइन में कितने होते हैं भाई, 2 DC होते हैं। तो लाइन वाला भी ना भी लिखो, तो चलो पहले भी वेक्टर का लिख लो, है ना, फिर लाइन का कर लेंगे अलग से। इसने भी छोड़ ही दिया क्या, नहीं ये वो तो तुम्हारा पड़ोसी तो छोड़ दिया एग्जाम के बाद, नहीं नहीं वो तो आता है बीच में। एक और नहीं था मोटा, हाँ हाँ नहीं, वो छोटा हुआ तो आया था, लास्ट क्लास में भी आया था, आज गायब सर। कौन, वो भी नहीं आ रहा, पेशेंस रखना पड़ता है भाई, टारगेट बैच इतना आसान थोड़ी ना कवर करना, बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि आप गैप ले रहे हो तो उसका प्रेशर ना रहता है हमेशा। हाँ अभी तक एडमिशन का पीरियड तो है, मिल जाएगा कहीं पे, ट्राई किए होंगे। और वो वहाँ से एबसेंट क्यों है भाई, तुम्हारी पड़ोसी, इग्नोर, इतना गंदा इग्नोर, छी 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 छी। सब जन्माष्टमी में भी सब भोज खाने में लगे हैं, अरे ना जन्माष्टमी है ना इसीलिए, हाँ भाई अभी होने लगे, जब हम लोग कोटा में थे यकीन मानो 15 अगस्त के भी दिन क्लास चलती थी, कोई छुट्टी नहीं, छुट्टी का ना पता, दशहरा 10वीं था मुझे याद है, मैं रूम से बाहर निकला देख रहा मूर्ति भी सज, मैं कहा दशहरा आ गया क्या, खत्म भी हो गया, एक आवाज नहीं। और जो कि सबसे बड़ा जो रावण का पुतला वो कोटा में जलाया जाता है 80 फीट का, बहुत भयंकर मेला लगता है, और 1 महीने मनता दशहरा, और फिर भी हमें पता तक नहीं चला, क्यों, क्योंकि उस साइड में मनता है, बिल्कुल सिस्टमेटिक कोचिंग एरिया में एक पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, कोई डीजे कुछ नहीं, यहाँ नहीं कि डीजे बजा रहे हैं इधर, गाने बज रहे इधर डांस करें, नहीं। हमें बोलता रहा हूँ मूर्ति भी सजन होने गया, तो मैंने देखा क्या 10वीं है क्या, खत्म भी हो गया दशहरा, सिर्फ दिवाली की छुट्टी होती है 5 दिन पूरे साल में, नो होली, एक भी दिन होली की नहीं। वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इतनी छुट्टी, नो 26 जनवरी, नो गांधी जयंती, कुछ भी नहीं, अब करना पड़ रहा सबको। अब कोटा में सुनते हैं कि आज बंद था कल, इसमें भी पॉलिटिक्स आ गया ना, तभी तो नहीं तो बिल्कुल कोई छुट्टी से कोई लिया देना नहीं, पता ही नहीं चलता था कब दिवाली गया कब होली आया। दिवाली की मिलती थी 5 दिन की, बस सिर्फ दिवाली, और क्योंकि मारवाड़ी लोग हैं ना तो पैसे से बहुत प्रेम है ना, दिवाली में भाई लक्ष्मी जी कैसे अंदर आएंगे, है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा 5 दिन वही एक छुट्टी होती थी बस, और कोई नहीं, वो भी छठ नहीं, सिर्फ दिवाली, नो छुट्टी। जन्माष्टमी रक्षाबंधन तो कब गुजर गया था पता भी नहीं चला था। डन, तो इस रिजल्ट के पीछे रीजन थोड़ी, वहाँ पे जगह में थोड़ी ना कोई खासियत है, वहाँ का डिसिप्लिन में खासियत था। अब वो भी देखो खत्म हो गया, तब वहाँ से भी रिजल्ट नहीं आ रहे, बहुत मुश्किल से आ रहे। हमारे टाइम में एक ही मॉल था, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी हर जगह मॉल, है ना, तो बच्चे घर से आए तो बाहर घूम रहे हैं, इसलिए सुसाइड भी बढ़ गया। फिर खाना एक तो वहाँ पे सस्ता है ना, 50, मेरे टाइम तक 50 रुपये दो, रेस्टोरेंट में घुस जाओ, जो खाना जितना खाना है खाओ। अब बच्चा दिन भर खाने में लगा है ना, जितना खाना है, कोई मर्जी, जितना मिठाई खाना है, जितने पराठे खाने हैं, है ना। हम लोग वीकली एक दिन जाते थे बस, एक दिन रूल तोड़ना बस, जितना खाना है, कोई देखने वाला नहीं है वहाँ पे, सिर्फ 50 रुपीज़, तो सस्ते मिल जाते थे यहाँ पे खाना पीना। आजकल तो सिर्फ चलती रहती है वहाँ पे, है ना। इधर देखिए, तो ये हो गया
है ना, कॉस अल्फा की वैल्यू आएगी, कॉस बीटा की आएगी, कॉस गामा की आएगी। अब इसका यूज क्या है वो इंपॉर्टेंट है, इसको यूज कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखना, अगर मैं ओपी वेक्टर लिखता हूँ, कौन सा वेक्टर, ओपी वेक्टर, इधर लिख रहा हूँ, अभी रिलेट करूंगा ना इसका यूज क्या है, इसका क्या काम है भाई। जब ओपी वेक्टर लिखूँ तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स आई कैप यस और नो, वाई जे कैप और जेड के कैप, अरे हाँ या ना, यही लिखूंगा ना भाई। ध्यान से देखना, अगर मैं ओपी का यूनिट वेक्टर लिखूंगा तो क्या आएगा, डिवाइड बाई आर, अरे यस और नो, कैप लिख रहा हूं आर यस और नो। ध्यान से देखो, ये क्या है मेरा कॉस अल्फा, ये दिख रहा है कॉस बीटा, ये दिख रहा है कॉस गामा, दिखा क्या है ना। इट मींस अगर आप यूनिट वेक्टर लिखते हैं, मैं सीधा रिलेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे बाकी थ्योरी से कोई लेना नहीं है। अगर आप यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो जो आपका आई का कोफिशिएंट है वो कॉस अल्फा होता है, जो वाई का कोफिशिएंट, जो जे का कोफिशिएंट होता है वो कॉस बीटा होता है, और जो के का कोफिशिएंट होता है कॉस गामा होता है। मतलब जो यूनिट वेक्टर है उसका जो कोफिशिएंट्स हैं वो डीसी होते हैं, क्या होते हैं, डीसी होते हैं। और जो वेक्टर के कोफिशिएंट होते हैं एक्स वाई जेड, उसको क्या बोलते हैं, डी आर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, जो डीसी के प्रोपोर्शनल होता है। डीसी क्या होता है, रेशियो है ना, डीसी क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया, सिंपल एकदम लिख रहा हूँ, तुम सिंपल 2 3j प्लस 4k लिख दिया वेक्टर। 2 3 4 क्या है, डी आर, 2 3 4 क्या है, डी आर ऑफ दिस वेक्टर। इसका डीसी कितना होगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 16 9 25 4 29 √29 ये क्या बन गया, डीसी। डीसी कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखते हैं, 2/√29, 3/√29 और 4/√29। ये क्या हो गया, डीसी हो गया। ये क्या हो गया, डीसी हो गया। समझ में आया, डी आर और डीसी को वेक्टर में कैसे, हाँ लिखना नहीं, सब लिख रहा हूँ, उसका टेंशन मत, बस एक बार सब फील दिला दो। अभी जो मेन इसका यूज करने वाले हैं, है ना, ये लिख लिया, कॉस अल्फा ये होता है, कॉस बीटा। अब ध्यान से देखना है ना, अपने जो काम का चीजें है उस पर फोकस करते हैं। अब खुद बताओ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होती है, आपको पता है, कैसे वो देख लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा कितना है बोलो, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और ध्यान से देखो, ये भी क्या लिखा हुआ, आर स्क्वायर, यस और नो। इसका मॉडुलस क्या होगा, मॉड आर, जो हमने आर माना हो कितना होगा, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यस और नो। इसका मॉडुलस, तो ये भी क्या हो गया, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कितना आ गया, 1। तो अपने काम का रिजल्ट कौन हो गया, ये आपको डायरेक्ट याद रखना, जल्दी से लिख लो, अपने ये काम का हो गया। ये सब यूज में आने वाला सवाल में है ना। प्रूफ नहीं लिखोगे चलेगा, डायरेक्ट वो रिजल्ट ही काम आने वाला है। बस थोड़ा सा समझ में आता है ना तो चीजें याद रहती है ज्यादा देर तक। हाँ, एक सवाल दिया था मैंने, सोचे कितने प्लेन, देखो याद भी नहीं है इन लोगों को, इडियट को, मुझे याद है, उनको याद भी नहीं है, भूल गए। एक दिन का छुट्टी भी मिला, कोई फायदा नहीं। बोला था सोचना कितने प्लेन होंगे। 1 मिनट में नहीं बनते हैं ना, 10 सेकंड में टाइम देना पड़ता है उसको, सोचना पड़ता है। प्लेन बना के टेट्राहेड्रॉन बना करके क्या क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। टेट्राहेड्रॉन जब क्या आना चाहिए, अभी तो केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया है। टेट्राहेड्रॉन CH4 वगैरह तो आ गया होगा, मीथेन वगैरह तो कुछ कर लिए होंगे। नहीं, कैसे आता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना नहीं आता है क्या, यही से स्टार्ट होता है ना जर्नी भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री का। अभी से अगर आपको नहीं देखने आ रहा है तो फिर बाद में मुश्किल से देख पाएंगे। दोनों एक ही तो है, लिंक ही बोलते हैं हम लोग सब एक साथ। हाइब्रिडाइजेशन अलग से पढ़ते हैं, उसका जो कंपाउंड वाला जो चैप्टर, क्या नाम है, कंपाउंड समथिंग है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो थोड़ा सा हटके, बट केमिकल बॉन्डिंग रिएक्शन में दोनों तो मिक्स करके पढ़ाते थे हम लोग, एक साथ ही दोनों हो गया। पूरा आइसोमेरिज्म खत्म हो गया तब मानते थे कि चैप्टर खत्म है, क्योंकि जब तक आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखने नहीं आ रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है।
पूरा उसी से रिलेटेड है, आइसोमेरिज्म में है क्या? अरे बिना केमिकल बॉन्डिंग का आइसोमेरिज्म पढ़ के दिखा दे। उतना ईज नहीं आता, बिना केमिकल बॉन्डिंग का आइसोमेरिज्म हवा भी नहीं लगेगा। हाँ तो वही है सर, बिना वेक्टर के 3D पढ़ लेंगे सर, वही चीज होता है ना, पढ़ लेंगे, सवाल बनेंगे क्या, हिलेंगे भी नहीं। वही बात हो गया, फिर पीएनसी के बिना पॉलिटी लोग नहीं पढ़ रहे, पढ़ ही रहे हैं लोग, है ना। पढ़ने को तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, बिना एबीसीडी के लेटर भी लिखते हैं लोग, मैं भी लिख देता हूँ, उसका बात नहीं करेंगे ना, अच्छा होना भी तो चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, इधर फोकस कर ले आगे। हाँ अगला लिखो सेकंड पॉइंट, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, वो कितना हो जाएगा? माइनस स्क्वायर का वैल्यू माइनस बोल रहा है 2। ये वही लोग बिना अलजेब्रा के 3D पढ़ रहे हैं और पढ़ो बिना बिना केमिकल बॉन्डिंग का आइसोमेरिज्म, तो ऐसे आंसर आएगा। वहाँ तक आसान है, वहाँ तक तो मेरे को बहुत मजा आता है। ऐसा था तो केमिस्ट्री से बढ़िया कुछ है ही नहीं, लेकिन जैसे रिएक्शन आया उससे गंदा कुछ नहीं। क्या? मैंने 5 चैप्टर मुझे पूरा याद है ना, ईथर फिनॉल अल्डिहाइड सब छोड़ के गया था, एक भी नहीं। इलेवेंथ में आसान है, 11th में रिएक्शन टफ नहीं था, रिडॉक्स वगैरह सब इजी था, उससे तो मजा आया तब तक। 12th में जब एंट्री हुआ ना तो ऐसे सर घूमने लगे, ये क्या चल रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है कि कोई आप खुद का ही सगा नहीं है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर दे रहा है। तो जनवरी तक ट्राई किया था मैंने, फिर छोड़ दिया। 5 क्वेश्चन आए थे, 5 नहीं बने, मैंने ट्राई भी नहीं किया, एक तुक्के लगाया गलत हो गया, सोचा एक तो 5 में एक तो ट्राई कर ही देता हूँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि हाँ ये हो सकता है, वो भी गलत हो गया। क्योंकि हमारे तो फिजिकल का वेटेज अभी आप नहीं छोड़ सकते, ऑर्गेनिक पूरा पूरा पेपर ही छूट जाएगा, है ना। 5 फिजिकल आ रहे हैं, वो भी इंटीजर टाइप में, जिसको बना के भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सही है कि गलत है, तो फिजिकल, जबकि फिजिकल मेन होना चाहिए आपका एज ए इंजीनियरिंग। किसमें कौन सा पेपर कम आया? तो क्या था, तो खुश हो जाओ फिर, तो ऐसा आ जाए तो फिर जेई वाले एकदम पागल। तो तुम उससे खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती अगर ऐसा आ रहा है तो, एज ए फिजिकल। मेरा 15 था, मैंने 15 के 15 बनाए थे, एक भी नहीं छूटा था मेरा। फिजिकल में है एक, फिजिकल में एक आयनिक छोड़ दो तो कुछ भी नहीं, जो भी है आयनिक इक्विलिब्रियम, उसी में दिक्कत होती है। किसी को अगर आयनिक सीख गया तो केमिस्ट्री सीख गया, वो समझो, क्योंकि वो उसमें आयनिक नहीं आता तो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं आता है, और दोनों ही सबसे टफेस्ट चैप्टर है पूरे 12th 11th में, आ देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, करो तो फिजिकल आता तो खुश रहो, उसको अच्छा है, मार्क्स देगा, दे के जाएगा, और ये नहीं रटा रटा है। अरे भाई ऐसा नहीं, देखो पेपर पर डिपेंड करता है। अब जैसे एक पेपर में क्या हुआ कि दोनों भाई बहन ही थे, मेरे स्टूडेंट थे, एक में दवा का नाम जो आता है ना, लास्ट में जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल सर, एक दो फालतू वाले चैप्टर, उसमें 3 सवाल आए, एक के तीनों एनसीईआरटी से आ गए। अच्छा भाई, तो उसके पेपर में से तीनों में से कहाँ से आया किसी को नहीं पता, ना कोई ने कभी नाम ही नहीं सुना, और टीचर्स भी बोल रहे हैं कि आज तक कभी नाम ही नहीं सुना, अब बताओ क्या करोगे, कर लोगे तुम? ऐसा दवा का नाम जो एनसीईआरटी का किसी बुक में ही नहीं दिया, तो किस्मत है किसी के तीनों एनसीईआरटी से आ गए। जबकि रूल यही कि एनसीईआरटी से ही आना चाहिए, क्योंकि वो लिमिटेड सिलेबस है, आप उसमें आप इनऑर्गेनिक का रूल है कि आप एनसीईआरटी क्रॉस नहीं कर सकते, एडवांस भी नहीं करता क्रॉस, अगर उसको पूछता ही नहीं रटने वाला ज़्यादातर चीज़ें, वरना कॉन्सेप्चुअल पूछता है इनऑर्गेनिक में, आप रटने वाला पूछ रहे हो, वो भी ऐसे दवा के नाम जिसमें कोई कॉन्सेप्ट होगा ना, कॉन्सेप्ट है तो बच्चा कॉन्सेप्ट समझ कर टिक कर दे, भाई वो दवा का नाम है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट चलेगा, है ना। तो वो आपको एनसीईआरटी से ही देना है। अब एक में तीनों एनसीईआरटी से आ गया, एक में तीनों बाहर से आ गया, तो समझ लो 12 मार्क्स, मतलब समझ लो 12,000 का डिफरेंस। तो ये चीज़ हो रहा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो पहले का एक ही पेपर बनता था, तो पहले बहुत सॉलिड बनता था, सोच समझ के एक एक चीज़। अभी 300 क्वेश्चन चाहिए उनका, 300 का 3 और 3 600, 2 शिफ्ट में कहाँ से लाएंगे क्वेश्चन में, तो कहीं से भी जिधर मिला डालो।
इधर इधर डाल दो और बाद में फिर करते रहो, फिर वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगाते रहो, है ना, तो उसमें भी दिक्कत हो रहा है। कोई 225 ला रहा है, कोई 150 ला रहा है, दोनों बराबर हो गए, तो ऐसे चल रहा है ना, वो दिक्कत हो रहा है। थोड़ा बहुत किस्मत भी है ना, साथ मतलब दे तो अभी गड़बड़ रहा। 2024 का फर्स्ट पेपर में 225 ला के भी 99 नहीं बना, और 2 फरवरी वाला पेपर में 150 में बन गया, नहीं 1 फरवरी का सबसे टफ 1 फरवरी का था, सीधा उसमें 75 मार्क्स का डिफरेंस, इतना नहीं होता है भाई। मैथ में 83 और 47 दोनों बराबर कर दिए, कितना भी इजी आएगा तो 83 रहना डिफिकल्ट ही है मैथ में, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है मैथ में, है ना, तो वो आप नहीं कर सकते, क्या करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो अच्छे स्टूडेंट इस दिन बैठ गए, तो किसी एक दिन बैठ गए तो बहुत कुछ मैटर करता है भाई, आपको पता नॉमिनेशन ऐसे नहीं होता है, उस दिन का देखा जाता है टॉपर का कितना, इस दिन का टॉपर कितना। हमारे इधर सब गधे ही बैठ गए तो उनका तो सारे का दिन चांदी चांदी हो गया फिर, है? तो ये सब भी नॉमिनेशन ऐसे नहीं निकाल रहे ना, पेपर दे करके मार्क्स दे करके निकाल रहे हैं। अच्छा आज का टॉपर 225, इधर का टॉपर 150, दोनों बराबर, ऐसे ऐसे हो रहा है नॉमिनेशन। अब भाई 225 और 150 में कहीं बच्चा में अंतर हो गया तो आप कैसे मान रहे हो, तो इसलिए हाँ ऐसे हो रहा है, मार्क्स वैसे हो रहा है, दिक्कत ये हो रहा है ना। तो इतना नॉमिनेशन में होता है कि 4-5 नंबर का फर्क होना चाहिए, 75 मार्क्स का फर्क पूरा एक पेपर ही अलग है, तो इतना तो ही चलेगा उसमें। मैं वही बोल रहा हूँ, इधर 3-4 साल जब से ये सब आने लगा 10-10 से, तब से हो रहा, पहले ऐसा नहीं था। चलो साइंस अल्फा का वैल्यू 2 के वहाँ समझ में आया, 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा कर देंगे तो कितना जाएगा वैल्यू, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 2, उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे सोचते हैं। हाँ दूसरा तो मैंने सीधा सीधा क्या बोला कि अगर कोई वेक्टर दिया है तो उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, डायरेक्ट dr होता है, तो लिख लो वेक्टर v नोट करके इक्वल टू ai प्लस bj प्लस c के अगर है ना, तो dr ऐसे लिखना, dr's डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया a b c, और dc कितना हो जाएगा ay मॉड v by मॉड v और cy मॉड v, है ना। बस इतना काम का अपना ये है, और ये जो मैंने लिखवाया और कुछ काम का नहीं है। डन। हाँ एक छोटा सा चीज जो मिस कर दिया हमने, कुछ खास नहीं लिखेगा, नामकरण जो है, कॉस अल्फा को किससे डिनोट करते हैं जनरली, एल से, कॉस बीटा को एम से, और कॉस गामा को एन से। एल क्या है अपना डी सी, लिख लो एल अपना क्या है डी सी, जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और अगर यूनिट वेक्टर लिखना हो तो क्या लिख सकते हो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, अगर कोई भी यूनिट वेक्टर को लिखना हो तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉइंट बाई पॉइंट लिखते जाओ ना, एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस। तो अगर डी आर पता है तो वेक्टर लिख सकते हैं क्या, जैसे मान लो एक मैंने डी आर दे दिया -1, 2, 3, ये एक डी आर है, तो वेक्टर कितना हो जाएगा -1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, है ना। अच्छा एक वेक्टर का कितना डीसी होगा, एक वेक्टर का कितना डीआर होगा, एक डीआर भी एक ही होगा क्योंकि लेंथ चेंज हो जाएगा ना फिर, लेकिन एक लाइन का कितना डीआर होगा इनफाइनाइट, डीसी 2 होगा क्योंकि डीसी मतलब यूनिट वेक्टर, तो एक लाइन के अलोंग कितने यूनिट वेक्टर हो सकते हैं 2, इधर और इधर, समझ आ रही बात। लेकिन वेक्टर कितने होंगे इनफाइनाइट, मैग्नीट्यूड चेंज करते जाओ, इधर मैग्नीट्यूड चेंज करते जाओ, समझ आ रही बात, कितने होंगे इनफाइनाइट वेक्टर, तो फिर लाइन के अबाउट डीआर भी कितने होंगे इनफाइनाइट, कितने सब लिखवाऊंगा स्टेटमेंट, रुक जाओ ये लिखिए पहले, ये लिखिए, अब लिखना अगला स्टेटमेंट। A line has
2 DC, a line has 2 DC, a line has 2 DC, that is LMN और माइनस एल माइनस एल माइनस एल, ऐसे लिखना, जैसे मैं देता हूँ, ये स्पेशल ब्रैकेट यूज करते हैं, है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज L कॉमा N और एंड माइनस एल माइनस एम माइनस एन, माइनस एल माइनस एम माइनस एन, बट इनफाइनाइट DRs, बट इनफाइनाइट DRs, बट इनफाइनाइट DRs, नीचे लिख लो या उसमें लिख लो चाहो तो पैराग्राफ, because direction ratios are multiple of direction percent, DRs are multiple of DC, short में, because DRs are multiple of DC, DRs are multiple of DC, मतलब हम लिख सकते हैं A upon L is equal to B upon M is equal to C upon N is equal to lambda, लिख लो। जनरली DR को ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जनरली, वहां भी जनरली है ना, लिख लो, दैट इज A by L equal to B by M equal to C by N equal to lambda। तो अगर वेक्टर दिया है तो DRD से निकाल लेंगे, DRD से दिया है तो वेक्टर निकाल लेंगे, दोनों तरीके से आना चाहिए, समझ में आई बात? हाँ, ये अपने काम का है जो हम यूज करेंगे। बोलो इधर क्लियर है? अब लिखना, है ना, कि दो, एक लाइन दिया हुआ है, सपोज करो, है ना, एक लाइन दिया हुआ है ना, लाइन सेगमेंट एक्चुअली, नॉट लाइन, x1 y1 z1, और यहाँ दिया हुआ x2 y2 z2, मान लो एक लाइन ही है, इस पे 2 पॉइंट मालूम है ना, एक लाइन है उस पे 2 पॉइंट मालूम है, क्या इसका DR निकाल सकते हैं? उससे पहले क्या सोचेंगे, क्या मैं एक वेक्टर लिख सकता हूँ इस लाइन के डायरेक्शन में? यस और नो, क्या आएगा वेक्टर बताना पहले, वेक्टर एग्जैक्टली कितना आएगा, AB वेक्टर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये लाइन नहीं, लाइन से नहीं, समझ लो लाइन ही, उससे क्या दिक्कत है ना, कितने DR पॉसिबल, इनफिनिट, कोई एक चाहिए उसमें से, पहले वेक्टर क्या होगा बोलो, x2 माइनस x1 आई क्या, y2 माइनस y1 j का प्लस z2 माइनस z1 के का, पहले सिखाया था ना कि 2 पॉइंट से वेक्टर कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अभी वेक्टर आ गया, और वेक्टर आ गया तो फिर DR कितना हो गया बोलो, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। अब इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, DC। तो जब भी DR DC बोले, सिंपली क्या करना, वेक्टर निकाल लेना। क्या निकालना है, आपसे DR DC पूछो, आप उसके बारे में मत सोचो, आप एक वेक्टर के बारे में सोचो कि मुझे एक वेक्टर चाहिए, बस इस लाइन के डायरेक्शन में क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए, है ना। जैसे ही वेक्टर निकाल लेंगे फाइनल से इनिशियल से, DR भी मिल जाएगा, DC भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वेक्टर के बारे में सोचना, आपको DR DC के बारे में सोचना ही नहीं। आप वेक्टर दे दो, मैं DR भी दे दूंगा, DC भी दे दूंगा, दोनों दे दूंगा, है ना। लिख लो, है ना, किसी लाइन का DR कैसे निकालेंगे अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो। सिमिलरली अगर मैं इसको रिलेट करूं 2D से, तो किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं आप, जब उसका आपको स्लोप पता हो, पॉइंट पता हो, है ना, अभी आऊंगा वहां पे भी। तो इंडायरेक्टली DR निकालना मतलब स्लोप निकालना। तो स्लोप कैसे निकालते हैं जब 2 पॉइंट दिया रहता है, तो माइनस करके निकालते हैं ना भाई। आप एक तरह से रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे DR निकालना मतलब 2D में स्लोप निकालना, 2D में स्लोप निकालना। स्लोप भी क्या देता है, डायरेक्शन। DRD से भी क्या देता है, डायरेक्शन, है ना। तो रिलेट करके पढ़ेंगे तो और इजी हो जाता है। अब तो सिर्फ लाइन है ना सिलेबस में, तो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आ रहे हैं आजकल लाइन में। आप देखना जो चॉइस बहुत अच्छा, क्योंकि अब सिलेबस लिमिटेड है तो टफनेस बढ़ाएगा वो, सीधी सी बात है भाई। तो बहुत एक एक चीज़ एकदम अच्छे से पढ़ेंगे लाइन में, एक क्लास और ले लूँगा, दिक्कत नहीं, क्योंकि 3D इंपॉर्टेंट है। 2 सवाल तो आने ही आने हैं। वेक्टर 3D मिला दो तो दोनों मिला के 3 से 4 सवाल हर बार आए, अगर किस्मत अच्छा है तो 5 तक भी गया दोनों मिला करके, है ना। जबकि सिलेबस कम करने के बाद भी
3D में देखना 300 सवाल होगा पी वाई क्यू में, वो भी छाट कर देते हैं तो भी आधा तो छाट देते हैं। डन है ना। तो अगर कोई लाइन दिया तो उसका हम डी आर निकाल सकते हैं, डी आर निकाल लिया मतलब इधर से डी सी निकाल सकते हैं, है ना। अब लिखिएगा जो हेडिंग है मेन, जिसके लिए सब तो पूरा तैयारी किया हमने, बिल्डअप किया, पहले स्लोप सीखा, किसके लिए सीखते हैं, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ भी वही करने में लिखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, हेडिंग दीजिएगा, पूरा जो हमने बिल्डअप किया वो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए किया है। एक जेई का सवाल आया था, कर लें क्या, लिखो ना एक सवाल, अभी दिख गया मुझे, कहीं भी कहीं और भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, उसका जो डीआरडीसी से एक सवाल आया था, है ना, बस शॉर्ट में पीछे भी कहीं रफ में बना लो, इजी है, बस आइडिया मिल जाएगा, है ना। एक लाइन है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, और वाई एक्सिस से पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई से 120 बना रहा है, और जेड से थीटा बना रहा है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं, एक्यूट एंगल दिया, ठीक है, फाइन थीटा, इसे मैं बोला कि नोट्स में नहीं लिखोगे तो चलेगा, कहीं रफ में कर लो। जल्दी से 10 सेकंड का सवाल है। अरे इतना टाइम क्यों लग गया भाई, एक्यूट एंगल है थीटा, है ना, इतना टाइम क्यों लग रहा है सबको, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा करना है, 45 गलत है, मालूम 60 डिग्री, कॉस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आ रहा होगा, क्योंकि 2 डी आर पॉसिबल है ना लाइन के अलोंग, लेकिन आपसे क्या पूछा है, एक्यूट एंगल बताइए, तो कितना हो जाएगा, 60 आ रहा है, कॉस थीटा 1/2, है ना, सिंपली कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना, 1, बात खत्म होगी। 23-24 में भी सवाल आया डीआरडीसी से, इसलिए ना थोड़ा जरूरी है ना। एक देखने एक और सवाल है, तो सब भूल रहा हूँ, एल प्लस डीआरडीसी से एल प्लस एन प्लस एन इक्वल टू 0, इस तरह वाला सवाल भी आता है, तो एक ही क्वेश्चन याद है, दूसरा याद ही नहीं, अच्छा तो पी वाई क्यों मिल जाएगा तुमको, है ना, उस तरीके का सवाल भी वो लोग पूछते हैं। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लिए, फर्स्ट लिखिएगा वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, उसी से तुरंत कार्टेशियन में निकाल लेंगे, फर्स्ट लिखिएगा वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म लिख लिए, वेक्टर फॉर्म, है ना। केस 1 में क्या है, एक पॉइंट दिया है ना, लाइन पे क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है ना, मान लो ए दिया है एक पॉइंट, और दूसरा ये मेरा क्या है, लाइन एल है, दूसरा एक वेक्टर दिया है ना, बी, जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। अगर मैं 2D से कंपेयर करूं तो एक पॉइंट दे दिया और स्लोप दे दिया, ऐसे समझो। और आपको याद होगा कि 2D में किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन लिखना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, पॉइंट और स्लोप, यहाँ भी वही करने वाले हैं, सिर्फ 2 ही केस पढ़ना है इसमें, एक जब एक पॉइंट दिया है, दूसरा जब दोनों पॉइंट दिया है, ठीक है। एक पॉइंट मालूम है ना, इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, कितना दिया है, ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कितना मान लेते हैं, ए वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये पॉइंट गिवन है, फिक्स पॉइंट है ना। तो अगर इक्वेशन लिखना तो हमें क्या लेना पड़ेगा, वेरिएबल पॉइंट आर ले लेते हैं वेक्टर के फॉर्म में, है ना। ये आर क्या हो रहा है, घूम रहा है, ये कभी ए भी बन सकता है ना, ये आर क्या हो रहा है, घूम रहा है इस लाइन पे, यही तो रिप्रेजेंट करेगा किसको, इक्वेशन को, है ना। जैसे आप इक्वेशन लिखते हैं x + y = 3, तो x y किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्टिसेज, सॉरी किसको रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अरे सर जो x + y = अगर मैंने 3 लिखा तो ये x और y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल इनफाइनाइट पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन, उसके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली यहाँ पे r क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या कर रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑल द इनफाइनाइट पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट वेक्टर, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऐसे रिलेट करके चलना है एकदम,
है ना। जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूँ किसी का कोऑर्डिनेट लिखता हूँ 1 2 3, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। i प्लस 2j प्लस 3 क्या हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर मतलब किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो भी किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। इसलिए आप कोऑर्डिनेट इज इक्विवेलेंट टू पोजीशन वेक्टर ऐसे करके चलना तो समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब आप खुद बोलो, क्या क्या ए आर वेक्टर बी के पैरेलल होगा कि नहीं। क्या मैं लिख सकता हूँ ए आर वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, ए आर वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। याद करो वहां भी ऐसे ही लिखते थे इक्वेशन, स्लोप करते थे कि इसका स्लोप है ना और उसका स्लोप दोनों क्या होगा, बराबर होगा, बिल्कुल सिमिलर, इक्वल नहीं सिमिलर बोलेंगे। अब आप खुद बताओ अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो कैसे इसका रिलेशन कैसे बिल्डअप करते हैं। लेमडा बी ए आर इक्वल टू लेमडा बी, बोला ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब तक आपको लिखने नहीं आता है इसका मतलब कोई फायदा नहीं इसका ये अगर समझ में गए तो, जब तक ये लिखना नहीं आ रहा है, क्योंकि सवाल में तो ये काम आएगा, ये थोड़ी ना काम आएगा स्टेटमेंट, है ना, कि ए आर इक्वल टू कितना आ गया लेमडा बी। अब बोलो ए आर वेक्टर कितना है, एग्जैक्टली फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये लिखना आना चाहिए, अगर ये लिखना नहीं आ रहा, अगर मुझे आप बोलेंगे सर और थोड़ा डिटेल में फिगर बना दो तो मैं और डिटेल में बना सकता हूँ। ये लो ये आ गया ओरिजिन, ये आ गया ओरिजिन, बट जरूरत नहीं पड़ती है ये ओरिजिन, तो ये क्या हो गया आर वेक्टर, ये क्या हो गया ए वेक्टर और ये क्या हो गया ए आर वेक्टर। समझ में आ रही बात है ना, बट जरूरत नहीं पड़ती है, इतना अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाता है। तो कितना आ गया लेमडा बी, आर इक्वल टू कितना आ गया ए प्लस लेमडा बी, वेयर ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट ऑन लाइन और बी क्या अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन, अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन। ये एकदम याद कर लेना है, एकदम दिमाग में फिट कर लेना है, आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। मतलब अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना है तो मुझे एक पॉइंट चाहिए लाइन पे और एक वेक्टर चाहिए जो लाइन के क्या पैरेलल है, ये दो चीज मुझे दे दो, मैं लाइन का इक्वेशन लिख के दिखा दूंगा। ऐसे ऐसे रटना है एकदम सिंपल तरीके में। अरे रिवीजन करते रहना, सिलेबस तेज चल रहा है ना तो भूलने की स्पीड आपकी और ज़्यादा आप लोगों की सीखने से ज़्यादा, तो रिवीजन उसका तरीका ही है बार बार क्वेश्चन, इसलिए मैं क्लास टेस्ट भी इसलिए शुरू किया था। डन, समझ में आया ये, है ना। अब इसी को कार्टेशियन लिखना देखा कितना आसान है, बस चीजें समझना चाहिए, रटना भी नहीं पड़ेगा आपको, है ना। अभी सबको मैं किसमें कन्वर्ट करने वाला हूँ, कार्टेशियन मतलब कोऑर्डिनेट फॉर्म में। इसी ए को क्या लिख दूंगा x1 y1 z1, बोलो आर को क्या लिखूंगा एग्जैक्टली x y z, नीचे बस हेडिंग देना कार्टेशियन फॉर्म। ये बी वेक्टर को कितना मान लूँ, वेक्टर मान लूँ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, क्योंकि जनरली हम डी आर क्या मानते हैं ए बी सी मानते हैं डी आर, है ना, तो वेक्टर का लिख लिया ए आई बी जे सी के, ठीक है। अब पूरी चेंज हो गई, इसी से देखना उसको भी डिराइव कर लेंगे, किसको कार्टेशियन को, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा आपको। हमने क्या लिखा आर बराबर ए प्लस लेमडा बी, ये लिखा ना भाई। आर का वैल्यू रखो कितना आएगा बोलो एक्स आई, आर वेक्टर कितना है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ए वेक्टर कितना है बताना एक्स वन आई का वाई वन जे का, आप खुद से डिराइव कर सकते हो सारी चीजें। बी वेक्टर ए आई प्लस
बीजे प्लस सी के, इस बी और इस बी में कंफ्यूज मत करना, दोनों बिल्कुल अलग है ना। तो ये लिख दिए क्या? अब आप खुद बताओ, मैंने बताया था कि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? इक्वल। आई का कोफिशिएंट कितना है? x, इधर इधर x1 प्लस लेमडा। क्या लिख सकते हैं इसको? x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू लेमडा, और लिख सकते हैं क्या? अब बाकी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली y माइनस y1 अपॉन बी वाई इक्वल टू लेमडा, z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लेमडा। मतलब लिख सकते हैं क्या? x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लेमडा। इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पहला वेक्टर पढ़ा, इसको क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर लेमडा हटा दूं तो कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि लेमडा क्या है? पैरामीटर। तीनों एकदम ध्यान होना चाहिए। ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी बताऊंगा, ये लिख लो। इसको क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म। और अगर मैं लेमडा हटा दूं, सिर्फ कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दूं, तो इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। बट मेरे से पूछो ऑनेस्टली तो पैरामेट्रिक फॉर्म ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सवाल में यूज तो उसी का होगा। बट हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। उसका यूज क्या है बताता हूँ अभी। थ्री डी तुम्हारा नहीं छोटा था? तो दिलीप नहीं आया नहीं? गया कहीं? अच्छा, मैथ का नोट्स लाया क्या 3D का? नहीं, वो आंसर की देना है ना बस 13 का। हाँ, भेज देता हूँ बस। बोलो, समझ में आया क्या? इसी को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म। अब ध्यान से समझना है, इसको समझना है, रटना थोड़ी ना। नीचे क्या आ रहा है? डी आर। नीचे क्या आ रहा है? डी आर। और यहाँ पे क्या है? पॉइंट। यहाँ पे क्या है? पॉइंट। समझ में आ रही बात है ना? अब इसका जरूरत पता कब पड़ेगा? जब आपको पॉइंट एज्यूम करना होगा। एग्जैक्टली, जनरल पॉइंट। तो x बराबर क्या मानेंगे? a लेमडा प्लस x1। y बराबर क्या मानेंगे? b लेमडा प्लस y1। z बराबर क्या मानेंगे? c लेमडा प्लस z1। लेमडा रखते जाओ, पॉइंट मिलता जाएगा। लेमडा रखते जाओ, पॉइंट मिलता जाएगा। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ना? इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ऐसा नहीं कि डी आर पता होगा तो, हमने अभी पढ़ा ना कि डी आर इज प्रोपोर्शनल टू डी सी, है ना? तो अगर मान लो डी आर में डी सी पता, तो क्या मैं काट के इसको एल एम एन कर दूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख लो जल्दी से डी सी फॉर्म में एल एम एन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होते हैं। डी आर डी सी क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं, उससे कुछ चेंज होने वाला नहीं है। जैसे तो बोलते हैं ना स्लोप, अब स्लोप 1/2 की जगह मैं 2/4 कर दूं, फर्क पड़ जाएगा क्या? मैं 3/6 कर दूं, फर्क पड़ जाएगा क्या? अरे नहीं भाई, सेम ही आएगा। लिख लो व्हेन डीसी ऑफ लाइन आर गिवन, मान लो वेक्टर की जगह यूनिट वेक्टर दिया है ना, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। हेडिंग थोड़ा चेंज कर देता, जैसे वेक्टर में हेडिंग क्या दिया? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ये हो गया। कार्टेशियन में हेडिंग कैसे बनेगा? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हुज डी आर आर गिवन, उसका डी आर दे दिया आपको, है ना? डी आर दिया मतलब एक तरह से उधर क्या दिया? वेक्टर दिया। और वेक्टर दिया मतलब क्या दिया? डी आर दिया। डी आर वेक्टर एकदम एक ही मान के चलना है ऐसे, है ना? तो यार हेडिंग क्या बन जाएगा कि आपको एक पॉइंट दे दिया गया लाइन पे और डी आर दे दिया। डी आर कैसे देगा भाई? ऐसे ए बी सी, डी आर दे दिया और बोला इसका इक्वेशन लिख लिख फट से लिख देंगे। फिर बोलेगा डी आर नहीं डी सी दिया और पॉइंट दिया, तो क्या दिक्कत है भाई? एलिमेंट कर देंगे। तो वेक्टर दिया है मतलब डी आर दिया है, डी आर दिया है मतलब वेक्टर दिया है। तो हम क्यों इसको दो अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे? कार्टेशियन ये वेक्टर, भाई दोनों तो मेरे लिए सिमिलर दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है। मैं तो पोजीशन वेक्टर को कोऑर्डिनेट की तरह देखता हूँ और वेक्टर को डी आर की तरह देखता हूँ।
और डी आर को वेक्टर की तरह देखता हूँ, ऐसा एकदम बिल्कुल रिलेट करके चलेंगे। दो अलग अलग बांटेंगे तो मुश्किल होगी, फिर मुश्किल नहीं करना, बिल्कुल ईजी करना है। वेक्टर दिया फट से डी आर निकाल लेंगे, 1 सेकंड लगेगा डी आर निकालने में, है ना। सेकंड सवाल, सेकंड केस में क्या है देखिए, 2 पॉइंट दे देगा, 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं इसको। ये लाइन है, इस पे 2 पॉइंट दे देगा आपको। ये मान लो ए दे दिया, है ना, इसका पोजीशन वेक्टर ए, बी पॉइंट दे दिया, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो बी। 2 पॉइंट गिवन, अभी वेक्टर फॉर्म कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन लिखना था, क्या मान लूं एक आर, फिर से वही वेरिएबल लिख सकते हैं ना। अब फिर से वही चीज बताना, क्या ए बी वेक्टर पैरेलल होगा एयर वेक्टर के, यस और नो। ए बी वेक्टर पैरेलल टू एयर वेक्टर, पैरेलल टू ए बी वेक्टर, होगा कि नहीं? एग्जैक्टली। तो एयर बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा टाइम्स ए बी वेक्टर। एयर वेक्टर कैसा होगा भाई, आर माइनस वेक्टर है इक्वल टू ए बी वेक्टर बी में, बस आ गया आंसर। आर बराबर ए प्लस लेमडा। अगर देखो तो पहला जो लिखा दूसरा दोनों सेम ही है ना। ए क्या है, एक पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, और बी माइनस क्या है, एक वेक्टर पैरेलल टू लाइन। तो फिर से वही, अगर 2 पॉइंट दिया है और आपसे बोला जाए कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखकर दिखाओ, तो क्या लिखते थे, कोई भी एक पॉइंट ले लिए और 2 पॉइंट से क्या करते थे, स्लोप निकाल लेते थे। यहाँ भी रटना नहीं है, मैं यहाँ ए काट के बी कर दूं, गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। दोनों में से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी माइनस ए की जगह ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, लेमडा की। तुम संभालो भाई, मुझे नहीं पता। क्या ए बी वेक्टर पैरेलल है तो बी ए वेक्टर पैरेलल नहीं होगा क्या? अरे वो भी होगा, बिल्कुल होगा। समझ आ रही बात है ना। क्या एयर वेक्टर नहीं लिख सकते क्या? क्या बी आर वेक्टर नहीं लिख सकते क्या? हम बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ ए ही क्यों आएगा, बी क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है। तो बिल्कुल रटना नहीं, रटेंगे तो फंसेंगे। वहां पर हो सकता है एक जगह क्वेश्चन बी दे देगा, आप ये ढूंढते रह जाओगे। तो नहीं भाई, ए बी दो कोई भी लिखा हो चलेगा, है ना। वो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई रूल थोड़ी ना कि ये लेना। वहां कैसे मालूम चलेगा कौन है कौन बी है, नाम तो नहीं देगा। वहां पी क्यू आर दे दिया तो ए और बी ढूंढते ही रह जाएंगे फिर, है ना। तो रटना नहीं है, चीजों को समझना है कि भाई एक पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर चाहिए मुझे लाइन के पैरेलल, बस ये 2 रिक्वायरमेंट चाहिए मुझे। तो ए बी रटने से अच्छा ये ध्यान रखो कि एक पोजीशन वेक्टर चाहिए मुझे और एक वेक्टर चाहिए भाई। और वेक्टर डायरेक्ट दे दे तो अच्छा है, नहीं तो 2 पॉइंट देगा तो मैं निकाल लूंगा, सीधी सी बात है। डन हो गया क्या? हाँ, अब इसका कार्टेशियन फॉर्म कर लें क्या फटाफट। एक जगह क्या आ जाएगा बोलो, x1 y1 z1। यहाँ क्या आ जाएगा, x2 y2 z2। और यहाँ क्या आ जाएगा, x y z। जल्दी से बोलो कार्टेशियन फॉर्म में क्या आ जाएगा इक्वेशन। x माइनस, फिर से वही सवाल है, कोई जरूर नहीं कि x1 ले लूँ, मैं वो पॉइंट ले लूंगा, x माइनस x2 ले लूंगा, मेरी मर्जी है भाई। तो x माइनस x1 अपॉन नीचे क्या आएगा dr, नीचे क्या आता है dr। dr क्या है बताना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो लिख दो जल्दी जल्दी, x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट।
सवाल कर लेते हैं, 2-3 है ना, सवाल लिखिएगा, बेसिक सा सवाल कर लेते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 2i plus j minus 3k, 2i plus j minus 3k. पॉइंट मतलब ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया. एंड पैरेलल टू द वेक्टर, 4i plus 5j, एंड पैरेलल टू द वेक्टर 4i plus 5j. दोनों फॉर्म लिखना ना, वेक्टर फॉर्म भी लिखना, कार्टेशियन फॉर्म भी लिखना. डन. आ गया कि दोनों फॉर्म कितना जाएगा, वेक्टर फॉर्म कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 2 1 माइनस 3 प्लस लेमडा कितना आ जाएगा बोलो, 4i plus 5. लिख ली क्या, ये आ गया वेक्टर फॉर्म आ गया है ना. अब कार्टेशियन फॉर्म कितना आ जाएगा भाई, तो x माइनस x1 बाई कितना 4, y माइनस y1 बाई कितना 5, z माइनस माइनस प्लस 3 ऑन 0. समझ में आई बात. तो वेक्टर फॉर्म भी आ गया, कार्टेशियन फॉर्म भी आ गया. समझ में आया क्या. अच्छा एक चीज दिमाग में आ गया, मैं कुछ 4-5 बेसिक्स लाइन दे रहा हूँ, आपको पॉइंट निकालना है और उसका डीआर बताना है, ठीक है. ये पांचों जो कर लिया समझो उसको बेसिक लाइन की अंडरस्टैंडिंग तो आ गई है ना. पॉइंट और डीआर है ना, पॉइंट ऑन लाइन और डीआर.
डी आर और पॉइंट सही से निकाल दो तो आपको बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। डन हो गया क्या? पांचों हो गया। फर्स्ट का पॉइंट बताएगा। हाँ फर्स्ट का पॉइंट बताएंगे। बता फर्स्ट का पॉइंट का क्या आ रहा है? 1 और डी आर और सेकंड का बता दो पॉइंट। -3 -5 और डी आर में गलत बट थोड़ा तो समझे, वो दोनों गधा कुछ भी नहीं समझा है ना, प्रॉब्लम ये इसलिए मैं इंडिविजुअल पूछ रहा हूँ। हमारे थे फर्स्ट का पॉइंट बताना। पॉइंट का क्या 1 ना खींच के मारूंगा ना। 1 कैसे हुआ गधे? इक्वेशन क्या है? इतना भी अक्ल नहीं लगा सकते कि x माइनस x1 होता है, बीच में माइनस दिख रहा है तुमको, तो 1 x1 की वैल्यू कैसे हो गई? तो थोड़ा भी अरेंज नहीं कर सकते। हाँ किसको लग रहा सारा सही होगा? चल तेरे को मौका दिया। फर्स्ट का बता पॉइंट। हाँ डी आर सेकेंड का 1 और पॉइंट थर्ड का
0 2 1, हाँ नेक्स्ट, करेक्ट, सारे सही। हाँ। तो समझ सिंपल सा x माइनस एक्स वन, अब इतना कॉमन सेंस नहीं लगा रहे तो मैं क्या कर पाऊंगा फिर उसमें, x माइनस एक्स वन, बस अरेंज कर दो अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या दिखा था, ये माइनस नहीं, पहले माइनस कॉमन लो पूरे में, तो माइनस कॉमन ले लिए, ये माइनस कहाँ गया नीचे, है ना, क्योंकि इसका कोफिशिएंट वेरिएबल का कोफिशिएंट ऑलवेज कितना होना चाहिए 1, है ना। अब इसको क्या ले सकते हैं प्लस 3 को, माइनस ऑफ माइनस 3, लो पॉइंट बाहर निकल के आ गया -3, और यहाँ पे क्या ले सकते हैं इसको -5, है ना। सेम यहाँ तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, तो माइनस पहले कॉमन लो, तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, क्या ऑटोमेटिक पॉइंट कितना आ गया यहाँ से 2, है ना। यहाँ पे माइनस कहाँ भेज दो नीचे, डन। यहाँ पे भी कहाँ दिक्कत है, माइनस यहाँ से कॉमन लो नीचे भेज दो, और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इतना। हाँ, इस लाइन के बारे में कमेंट करो, उस लाइन के बारे में कमेंट करो, कमेंट करो, ये लाइन कैसा होगा। एग्जैक्टली, वो 0 0 क्या डिनोट कर रहा है, कॉस बीटा 0 है, मतलब y से परपेंडिकुलर, कॉस गामा भी 0 है, मतलब z से भी परपेंडिकुलर, दोनों से परपेंडिकुलर मतलब x के पैरेलल, है ना। लेकिन x से पैरेलल नहीं है ना, x ही है, ये बोला, वो x एक्सिस का इक्वेशन लिखा है मैंने, जो इक्वेशन लिखा है मैंने वो x के पैरेलल नहीं है, x एक्सिस का इक्वेशन है। अगर मैं पॉइंट वहां पे कुछ और कर दूं ओरिजिन के अलावा, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस, समझ में आई बात, क्योंकि dr 1 0 0 है ना, और वो पास कर रहा ओरिजिन से, तो खुद क्या हो गया x एक्सिस। कई बार ये भी सवाल आता है कि तू बता y एक्सिस का dc बता, y एक्सिस का dc डायरेक्शन कोसाइन, समथिंग क्यों है, डीसी बोल रहा हूँ, डीआर थोड़ी ना बोल रहा हूँ, डीआर बोलूंगा तो समथिंग बोल देता हूँ, cos बीटा 0 cos बीटा और वो क्या कहते हैं 0, तो 1 बोलो ना सीधा यार, y का y एंगल बीटा कितना 0 नहीं हो गया, तो cos बीटा कितना होता है 1, तो x एक्सिस का कोई पूछे डीसी तो क्या हो जाएगा 1 0 0, क्योंकि x एक्सिस का x के साथ एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो अल्फा 0 हो गया, तो cos अल्फा कितना होता है 1, बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 0, गामा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो 1 0 0, ये किसका डीसी हो गया x एक्सिस का। y एक्सिस का पूछेगा डीसी तो क्या होगा, तो अल्फा 90 हो जाएगा, बीटा 0 हो जाएगा, गामा 90 हो जाएगा, तो 0 1 0। आपको बोलते z एक्सिस का, इसका बताइए क्या होगा डीसी, तो पहले एंगल किसके साथ लेंगे x के साथ, दैट इज अल्फा, तो 90 cos अल्फा 0, cos बीटा वो भी 90 वो भी 0, cos गामा कितना होगा 0 डिग्री, cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो 0 0 1, समझ में आएगा। दूसरे नंबर कमेंट करो, पैरेलल टू y एक्सिस, ये क्या हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज करेक्ट, है ना, क्योंकि x के भी परपेंडिकुलर z के भी परपेंडिकुलर, और पॉइंट जो है वो ओरिजिन ही कुछ और है, तो y एक्सिस नहीं होगा, y के पैरेलल एक लाइन होगा, समझ में आ रही बात, y के पैरेलल एक लाइन हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट क्या है 2 3 और 2 है ना, मतलब a line parallel to y axis and passing through 2 3 2, अब टेंशन नहीं है मेरे को, क्योंकि कई लोग तो लाइन ही रीड नहीं कर पाते हैं कि है क्या, है ना, इसलिए मैंने सब वैरायटी दे दिया एक ही में। अब अगला सवाल लिखिएगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point 1 2 -1 and दोनों फॉर्म लिखना, passing through a point this and dr दिया हुआ है 2 -3 5, dr दिया 2 -3 and 5, यहाँ भी दोनों फॉर्म लिखो, ये पॉइंट है, सॉरी dr ऐसे लिखते हैं, ये dr है, ये डायरेक्शन इश्यू है, हाँ अलग से उसका सिंबल था, क्योंकि अगर स्मॉल ब्रैकेट देंगे तो उसको पॉइंट बोलते हैं, ऐसे देंगे तो उसको dr बोलते हैं। बस टाइम पास है, 5 सेकंड लगेंगे दोनों लिखने में, जल्दी से कर दो, फिर एक और पॉइंट वाला सवाल कर दे रहा हूँ। आ गया दोनों फॉर्म, अरे सीधा ये पॉइंट दिया है, वेक्टर दिया है भाई, dr मतलब वेक्टर, वेक्टर मतलब dr,
दोनों आ गया। वेक्टर फॉर्म लिखा तो आर इक्वल टू ए वेक्टर कितना है भाई 1 2 -1 प्लस लेमडा दूसरा वेक्टर कितना भाई 2y - 3j प्लस 5k। डन। अब बोला कार्टेशियन फॉर्म तो x - x1 by 2 y - y1 by -3 z -1 by 5। डन हो गया क्या? लिख दिया क्या? नहीं है? अगला सवाल लास्ट फिर कौन सा ये यहाँ देखो ये गलत लिखा क्या मैंने? किसकी बात कर रहा है? ये माइनस के ऊपर नहीं 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 स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, कुछ और देगा तो ऐसे लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखने का? y - y1 by b होता है ना यार, अभी तो बोला मैंने, क्या फायदा फिर सारे सवाल कराने के। ये कुछ और दिया है तो माइनस नीचे लाएंगे, कॉमन लाएंगे। इसका कोफिशिएंट ऑलवेज कितना होना चाहिए 1। मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ध्यान रखो ना, ये माइनस ऊपर भेज देंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा। तो ये इक्वेशन है क्या? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या? नहीं है ना भाई। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? y - y1 अपॉन b। तभी तो आपको सब कुछ दिखेगा कि x1 y1 z1 क्या है और पॉइंट क्या है ना। इसमें इसको डाउट होगा कि ये क्यों मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर इजी के लिए तो फिर 2 माइनस लिखना पड़ेगा है ना, इतना तो मैनेज कर सकते हो ना, है ना। डन। और अगर अच्छा 2 पॉइंट नहीं दिया लिखिएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point 6 comma a minus a point a दिया 6 comma -7 -1 and b 2 comma -3 comma 1। फिर से दोनों फॉर्म में लिख दो। डन। लिख लिए दोनों, वेक्टर फॉर्म भी लिख लिए। वेक्टर एक वेक्टर लिख लो, है ना। कुछ भी 6 - 2 करो 2 - 6 करो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर 2 - 6 में करें तो कितना जाएगा -4 -3 +4 और +2। ये क्या आ गया? dr आ गया, वेक्टर का dr आ गया, है ना। अब कोई ये पॉइंट पकड़ लो जो मर्जी, ये पॉइंट पकड़ना है तो 6 - 7 1 प्लस लेमडा -4i प्लस 4j प्लस 2k। इसको आप i j के में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं, बस ऐसे लिखने का तरीका लगा तो। और वेक्टर तो आ ही जाएगा x - x1 by -4 y - - +7 by 4
जेड माइनस वन बाई ये क्या हो गया कार्टेशियन, ठीक है। तो बेसिक लाइन हमने कर लिया। अब क्या किधर, अच्छा पॉइंट माइनस वन है